हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइजेज एजी 504 का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। और इसमें से मैं आप लोग बता रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी 10 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और सब लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वीडियो काफी लंबा हो सकता है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस क्वेश्चन को समझने में या इस जो भी मैं वीडियो बताऊंगा इसमें किसी टॉपिक को समझने में या अन्य भी किसी भी टॉपिक को समझने में आप लोगों को कोई भी समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके आप अपनी समस्या को बता सकते हैं, आपको तुरंत उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जीएसटी क्या है, जीएसटी के प्रकार बताइए, और रहेगा कि जीएसटी की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, जीएसटी लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो यह सभी चीजें हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, इस वीडियो में या इस क्वेश्चन में बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जिसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? वस्तु एवं सेवा कर। तो देखिए, इससे पहले मैं एक पॉइंट आप लोगों को समझाना चाहता हूं, तो ध्यान समझिएगा। कभी कोई पूछता है कि कर क्या होते हैं या करों के प्रकार बताइए। ठीक है, तो कर क्या होते हैं, तो यदि कोई पूछ दिया कर क्या होता है या टैक्स क्या आता, तो आप लोग बताएंगे कि कर नागरिकों द्वारा राज्य की सहायता के लिए दिया जाने वाला एक अंशदान होता है। ठीक है, इसको बताए थे एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने बताया था कि कर जो है वह नागरिक द्वारा राज्य की सहायता के लिए दिया जाने वाला अंशदान है। ठीक है, और देखिए ये जो जीएसटी है ये भी एक प्रकार का कर है। ठीक है, ये क्या है? एक कर है। तो देखिए, कर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है अप्रत्यक्ष कर, एक होता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो सीधे तौर पर वसूला जाता है। प्रत्यक्ष का मतलब सीधे तौर पर वसूला जाता है, और अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो अप्रत्यक्ष तौर पर वसूला जाता है। ठीक है, जो किसी व्यक्ति जिसका भार किसी व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। जैसे हम कोई सामान लेते हैं और उसमें जो हम लोग कर देते हैं तो वह है अप्रत्यक्ष कर। और प्रत्यक्ष कर क्या है? तो प्रत्यक्ष कर जैसे हमारी कोई संपत्ति है या हम लोग कोई पैसा कमा रहे हैं तो उसमें से टैक्स कटता है, कोई संपत्ति लेते हैं उसमें कर लगता है। ठीक है, भू राजस्व कर, उपहार कर, ये सब क्या है? ये सब प्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष कर क्या है? जैसे उत्पाद कर हो गया, सेवा कर हो गया, बाजार कर हो गया। जैसे हम कोई सामान लेते हैं उससे जो कर लगता है वह है अप्रत्यक्ष कर। हम क्या करते हैं? हम कोई जमीन लेते हैं या हम कोई पैसा कमाते हैं, जैसे हम लोग गवर्नमेंट नौकरी करते हैं। ठीक है, वहां से आय आय से जो हमारी कर आ रही है, आय हमारी आ रही है, उसमें जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं आयकर। ठीक है, तो यह है कर के बारे में मैंने बताया कि कर दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। तो ये जो जीएसटी है यह क्या है? यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, मतलब इसको हम लोगों से डायरेक्ट नहीं लिया जाता। इसका बोझ जो है वह आम आदमी पर, किसी व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। किसका? जीएसटी का। ठीक है, तो जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, याद रखिएगा पहला पॉइंट इसमें आप लोग को यदि जीएसटी देख दिया तो आप लोग लिखेंगे कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। इस कर को वस्तुओं की खरीदारी करने पर या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। यह जो जीएसटी है इस कर को किस किस प्रकार हम लोग चुकाते हैं? तो इस कर को वस्तुओं की खरीदारी करने पर या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। जब हम जैसे किसी वस्तु को खरीदेंगे, जैसे हम एक 5 रुपए की पेन भी लेते हैं तो उसमें भी कुछ जीएसटी लगा होता है। ठीक है, कुछ उसमें भी टैक्स लगा होता है। उस पेन जो हम एक पेन खरीदते हैं ना उसमें भी टैक्स लगा होता है। हम छोटी से छोटी चीज खरीदते हैं, माचिस खरीदते हैं ना, तो उस माचिस पर भी कुछ परसेंट टैक्स लगा होता है। ठीक है, हम लोग देखिए जो महीने का आप 239 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं उस पर 18% का टैक्स लगाता है। ठीक है, हमारा जो रिचार्ज है, फोन का रिचार्ज है, उस पर 18% का टैक्स नहीं, सॉरी 18% का टैक्स लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जीएसटी जो है या टैक्स जो है छोटी से छोटी वस्तुओं पर भी लगता है, कृषि को छोड़कर। ठीक है, और कृषि में भी कुछ दिन बाद लग जाएगा। तो इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। इस कर को वस्तुओं की खरीदारी करने पर या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। ठीक है, इसको क्यों बनाया गया है? सॉरी, पहले इसको देखने, तो पहले से मौजूद कई तरह के कर
ठीक है। पहले से मौजूद कई तरह के टैक्स थे, ठीक है। जैसे पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे, उन सभी टैक्स को हटाकर एक टैक्स कर दिया जीएसटी, ठीक है। तो पहले के समय में क्या लगते थे, बहुत सारे टैक्स लगते थे, तो उन टैक्सों को हटाकर एक टैक्स लगा दिया गया जीएसटी। कौन कौन से कर लेते थे पहले, पहले लगता था सर्विस टैक्स, वाइट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, एक्साइज टैक्स आदि बहुत सारे टैक्स लगते थे। तो इन सभी टैक्स को हटाकर उनकी जगह पर एक टैक्स लगाया गया जीएसटी, ठीक है, एक टैक्स जीएसटी लगाया गया, जिसे 1 जुलाई 2017 ईस्वी में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 2017 में लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 ईस्वी में जीएसटी लागू किया गया था, ठीक है। जीएसटी का प्रकार देख लेते हैं। तो जीएसटी जो होता है 4 प्रकार का होता है, ठीक है। जीएसटी कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी या यूटीजीएसटी या आईजीएसटी, ठीक है। तो सीजीएसटी का पूरा नाम होता है सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, मतलब केंद्र के हिस्से में जो टैक्स आता है उसको बोलेंगे सीजीएसटी। अगला है स्टेट गुड सर्विस टैक्स, मतलब राज्य के हिस्से के जो वही टैक्स आते हैं उसको बोलेंगे स्टेट जीएसटी, ठीक है। अगला यूजीएसटी या यूटीजीएसटी, मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके हिस्से में जो टैक्स आएगा उसको बोलेंगे यूजीएसटी, ठीक है। अगला आईजीएसटी, तो राज्य और केंद्र दोनों के हिस्से को मिलाकर जो टैक्स मिलता है उसको बोलते हैं आईजीएसटी। अब बात आती है कि हमें जीएसटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं एक क्वेश्चन को बताने में आप लोगों को कम से कम 9 मिनट से 10 मिनट लग जा रहा है, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ, इतना टाइम मैं क्यों ले रहा हूँ एक क्वेश्चन को बताने में, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आप लोग यदि थोड़ा सा भी समझ में आएगा तो आप लोग एग्जाम में अपने से लिख सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, नहीं तो मैं 1 मिनट में भी आप लोगों को चाहूँ तो एक क्वेश्चन करवा सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमें जीएसटी लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तो भारतीय संविधान में टैक्स संबंधी जो पुराने नियम थे उनमें वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था, ठीक है। हमारे भारतीय संविधान में टैक्स संबंधी जो पुराने नियम थे उनमें वस्तुओं के ऊपर टैक्स, वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं पर टैक्स लगाने का अधिकार तो केंद्र सरकार के पास था, लेकिन वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सेवा पर और उत्पादन पर टैक्स लगाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, लेकिन वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास था। तो सभी ने अपने अपने हिसाब से टैक्स बनाए और कैटेगरी तय कर दी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों ने अपने हिसाब से क्या बनाए, टैक्स बनाए और कैटेगरी तय कर दी। इसी के चक्कर में एक एक सामान पर कई कई टैक्स लग गए, मतलब एक सामान पर कई बार टैक्स देना पड़ जाता था। क्या करना पड़ जाता था, एक ही सामान पर कई बार टैक्स देना पड़ जाता था। कभी कभी तो टैक्स के ऊपर टैक्स के हालात भी बन जाते थे, कभी कभी तो टैक्स लग जाता था, उस टैक्स के ऊपर और जुड़कर और टैक्स लग जाता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका 5 रुपए का पेन है, ठीक है, इस पर 1 रुपया टैक्स लगा, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। 5 रुपया का पेन 1 रुपया टैक्स लगा है, 6 रुपया हो गया। अब इस 6 रुपये पर भी टैक्स लग गया, ठीक है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग जा रहा है, ठीक है। तो कभी तो सभी देखिए, मैंने पहले बताया कि भारतीय संविधान में टैक्स संबंधी जो पुराने नियम थे उनमें वस्तुओं के उत्पादन पर और सेवा पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था, लेकिन वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास था। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार सभी ने अपने अपने हिसाब से टैक्स बनाए और दोनों ने अपनी कैटेगरी तय कर दी। इसी के चक्कर में क्या हुआ, एक सामान पर कई कई बार टैक्स लग गए और टैक्स के ऊपर भी कई बार टैक्स के हालात बन गए, जिससे क्या होता था, छोटे व्यापारी और कंपनियां के लिए बहुत मुश्किल था, ठीक है। छोटे व्यापारी और कंपनियों के लिए इनके नियम कानूनों से निपटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए जीएसटी को ऐसे एकीकृत कानून के रूप में लाया गया जो वस्तु एवं सेवा दोनों पर लग सके, ठीक है। इसीलिए इसको वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं, जो वस्तु पर भी लगती है और सेवा पर भी लगती है, इसलिए इसको जीएसटी कहते हैं, ठीक है। तो इन सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए ऐसे एकीकृत कानून के रूप में जीएसटी को लाया गया जो वस्तु एवं सेवा दोनों पर लग सके, जिसे प्रोडक्शन से लेकर सेल तक लगाया जा सके, जिसे प्रोडक्शन से लेकर कहां तक लगाया जा सके, सेल तक लगाया जा सके। प्रोडक्शन और सेल का अलग अलग पेज खत्म करने के लिए जीएसटी को सिर्फ एक आधार तय कर दिया गया तथा सप्लाई, इसके लिए बाकायदा टैक्स कानूनों में बदलाव किया गया और संसद में बाकायदा संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई जीएसटी को लागू करने के लिए। तो कुल मिलाकर जीएसटी की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में जो टैक्स संबंधी पुराने नियम थे, ठीक है, उनमें वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं पर टैक्स लगाने का अधिकार जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, लेकिन वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास था। जिससे क्या हुआ, जिससे सभी दोनों ने अपनी अपनी
टैक्स के हिसाब से कैटेगरी बनाई और तय कर दी। इससे क्या होता था, एक ही सामान पर 2-2 बार टैक्स लग जाता था और कभी कभी टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग जाता था। इससे छोटे व्यापारी जो सीमांत किसान है और छोटे व्यापारी उनसे इन कानूनों से निपटना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इन सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी जो था एक वस्तु एवं सेवा दोनों पर लग सकने वाला कर था, जिसे प्रोडक्शन से लेकर सेल तक लगाया जा सकता था। ठीक है, जिसे कहाँ से कहाँ तक लगाया जा सकता था, प्रोडक्शन से लेकर सेल तक लगाया जा सकता था। जिसके लिए जीएसटी को 1 जुलाई सन 2017 ईस्वी को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 जुलाई सन 2017 ईस्वी को जीएसटी को लागू किया गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक क्रेता बाजार क्या है? ठीक है, इसे एकीकृत बाजार के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोनोस्पी मार्केट। मोनोस्पी मार्केट बोला जाता है इसको। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में बार बार पूछता है, बार बार 1 नंबर में पूछता है। मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग का थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, मोनोस्पी मार्केट के नाम से है। और ये जो मोनोस्पी मार्केट है आप लोगों को बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन होते हैं। मैं कुछ पेपर जो होता है यूट्यूब से लेता हूँ, कुछ मेरे पास पेपर होते हैं। ठीक है, मैं इधर उधर से कहीं से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो पिछले विगत वर्षों में बार बार पूछा गया क्वेश्चन होता है, वही क्वेश्चन कराता हूँ मैं। और अपने से भी कुछ नए क्वेश्चन भी कराता हूँ जो एग्जाम में संभावित हो आने के लिए। ठीक है, जो नए क्वेश्चन होते हैं, जो नए पेपर पैटर्न पर आधारित होते हैं, उन सभी क्वेश्चन को भी मैं कराने की कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए मैं जो बताता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोनोस्पी मार्केट क्या, चलिए उसके बारे में जानते हैं। इसको बोलते हैं एकीकृत बाजार या एक क्रेता बाजार। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक क्रेता से क्या संबंध, मतलब आपको समझ में आ रहा है, एक ही क्या होगा, क्रेता होगा। क्रेता मतलब क्या होता है, विक्रेता मतलब क्या होता है, आपको पता होगा। विक्रेता मतलब क्या होता है, बेचने वाला। क्रेता मतलब क्या होता है, खरीदने वाला। ठीक है, क्रेता मतलब क्या होता है, खरीदने वाला, और विक्रेता मतलब क्या होता है, बेचने वाला। इसका मतलब यह है एक क्रेता का कि इसके लिए एक ही खरीदार होगा। ठीक है, तो मोनोस्पी एक बाजार की स्थिति है। मोनोस्पी क्या है, एक बाजार की स्थिति है जिसमें केवल एक ही खरीदार होता है। ठीक है, मोनोस्पी यदि आप आगे एग्जाम में तो लिखेंगे मोनोस्पी एक व्यापार की स्थिति है जिसमें केवल एक ही खरीदार होता है। बाजार में उस विशिष्ट वस्तु या सेवा को बेचने वाले कई विक्रेता हो सकते हैं। ठीक है, कोई बाजार, देखिए मोनोस्पी मार्केट क्या होता है, किसी सामान को बेचने वाले कई लोग हो सकते हैं, लेकिन उसको खरीदने वाला जब एक हो तो उसी को बोलते हैं मोनोस्पी मार्केट या एक क्रेता बाजार। ठीक है, इस बाजार स्थिति में एकल खरीदार बाजार को नियंत्रित करता है और उसके कार्य को संबंधित उत्पाद या सेवा की कीमत को प्रभावित करता है। ठीक है, इससे क्या करता है, वह संबंधित उत्पाद या सेवा की कीमत को भी प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए पेन है। ठीक है, मान लीजिए 10 लोग पेन को बेच रहे हैं। ठीक है, सब लोग 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 10 लोग बेच रहे हैं। अब भैया जाएगा, बोलेगा मुझे जो 4 रुपया देगा मैं उससे ये पेन ले लूंगा, क्योंकि ग्राहक एक ही है और दुकानदार बहुत। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, ग्राहक एक ही है और दुकानदार बहुत सारे हैं। तो कोई जो भी 10 दुकानदार रहेगा सोचेगा मैं इसे 4 रुपये में दे देता हूँ, या मुझे ही बेच दे। ठीक है, तो वह क्या करेगा, बोलेगा मैं दूंगा 4 रुपये में आपको पेन। तो इसका देखकर दूसरा वाला आएगा, बोलेगा मैं आपको 3.5 रुपये में पेन दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से जो आपका मूल्य है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा या मूल्य को भी प्रभावित करेगा। तो मोनोस्पी मार्केट यह होता है कि जब किसी प्रोडक्ट को या किसी वस्तु को बेचने के लिए बाजार में बहुत सारे विक्रेता हो, लेकिन उसको खरीदने के लिए एक ही क्रेता हो, तो उसको बोला जाता है मोनोस्पी मार्केट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। CWC बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। CWC इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। आपके सिलेबस में सीधा सीधा यह टॉपिक दिया है, CWC या SWC, तो दोनों कराया जाएगा। ठीक है, CWC सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। तो केंद्रीय भंडारण निगम के बारे में बताइए। तो केंद्रीय भंडारण निगम क्या है, तो यह निगम 2 मार्च सन 1957 ईस्वी को नई दिल्ली में वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, केंद्रीय भंडारण निगम क्या है, मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ठीक है, यह क्या जानते हैं, यह एक है केंद्रीय भंडारण निगम, मतलब जहां पर किसानों के लिए एक व्यवस्था किया गया जिससे वे अपने अनाजों को, अपने उत्पाद को क्या कर सके, भंडारित कर सके। इसके लिए केंद्रीय भंडारण निगम को बनाया गया था। ठीक है, तो कब बना गया, तो यह निगम 2 मार्च 1957 ईस्वी को नई दिल्ली में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, यह जो CWC है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इसको 2 मार्च 1957 ईस्वी को नई दिल्ली में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। नए अधिनियम के तहत केंद्रीय भंडारण निगम को औपचारिक रूप से 18 मार्च 1963 ईस्वी को फिर से स्थापित किया गया था। ठीक है, देखिए पहली बार इस निगम को 2 मार्च 1957 ईस्वी को नई दिल्ली में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन नए अधिनियम के तहत केंद्रीय भंडारण निगम को औपचारिक रूप से 18 मार्च 1963 ईस्वी को फिर से स्थापित किया गया। इस निगम ने 7 गोदामों के साथ एक मामले से शुरुआत की थी।
यह जो निगम है ये 7 गोदामों के साथ एक मामूली से शुरुआत की थी। ठीक है, आगे देखते हैं CWC के कार्य। इंपॉर्टेंट है लेकिन छोटा सा ही मैं आप लोग करके बता दे रहा हूँ। CWC के कार्य मतलब सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का कार्य। तो भारत में उपयुक्त स्थानों पर गोदामों का निर्माण करना। ठीक है, भारत में जहां पर भी उपयुक्त स्थान हो, अनुकूल स्थान हो, वहां पर गोदामों का निर्माण करना। व्यक्तियों, सहकारी समितियों और अन्य संसाधनों के लिए कृषि उपज, बीज, उर्वरक आदि के भंडारण के लिए गोदाम चलाना। ठीक है, जैसे देखेंगे आप लोग आपके क्षेत्र में भी देखेंगे कि कहीं पर होगा भंडारण करने के लिए व्यवस्था बना हुआ था। ठीक है, तो व्यक्तियों, सहकारी समितियों और अन्य संसाधनों के लिए कृषि उपज, बीज, उर्वरक आदि के भंडारण के लिए गोदाम चलाना। अगला है उपरोक्त वस्तुओं की खरीद, बिक्री, भंडारण और वितरण के लिए सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना। ठीक है, उपरोक्त जो भी वस्तु है उसी खरीद के लिए, बिक्री के लिए, भंडारण और वितरण के लिए सरकार की एजेंट के रूप में कार्य करना। अगला है वस्तुओं के परिवहन के लिए सुविधा करना, वस्तु के परिवहन के लिए सुविधा करना। अगला है राज्य भंडारण निगमों की पूंजी की सदस्यता लेने के लिए, राज्य भंडारण निगम के पूंजी की सदस्यता लेने के लिए भी यही इसका कार्य। ठीक है, जो मैंने आपको बताया 5 पॉइंट, तो यह इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, समझ लीजिएगा। एक बार ना समझ आए दूसरी बार देखेंगे जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है अल्पकालीन बाजार किसे कहते हैं। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी पेपर, उसमें भी यह भी क्वेश्चन था, अल्पकालीन बाजार। तो अल्पकालीन बाजार किसे कहते हैं, इसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म मार्केट, SHORT, शॉर्ट टर्म मार्केट। ठीक है, अल्पकालीन बाजार। तो अल्पकालीन बाजार में पूर्ति को मांग के अनुसार संतुलित करने का थोड़ा सा समय मिलता है। ठीक है, अल्पकालीन बाजार में पूर्ति को जो होता है वह मांग के अनुसार संतुलित करने का थोड़ा सा ही समय मिलता है, लेकिन कम समय होने के कारण मांग का प्रभाव पूर्ति से अधिक हो जाता है। अब इसका मतलब समझिए क्या है। अल्पकालीन बाजार मतलब क्या है कि बाजार में पूर्ति को मांग के अनुसार संतुलित करने का थोड़ा सा समय मिलता है। एक बाजार है, ठीक है, मान लीजिए एक दुकान है, दुकान समझिए एक दुकान है, वहां पर 10 ग्राहक आ गए हैं। ठीक है, 10 ग्राहक आ गए हैं पेन लेने के लिए। ठीक है, सभी को 5 रुपए वाली पेन चाहिए और आपके पास 5 रुपए वाली पेन जो है वह है तो, लेकिन आप अकेले हैं दुकान पे और आपके पास 10 रुपए वाली 5 ही पेन है। ठीक है, 10 लोग लेने आए, आपके पास 5 ही पेन है। ठीक है, तो इसमें क्या पड़ेगा, इस पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि अल्पकालीन बाजार में पूर्ति को मांग के अनुसार संतुलित करने का थोड़ा सा ही समय मिलता है। इसमें जो आपको पूर्ति करना है 10 पेन की, उसके लिए आपको थोड़ा सा ही समय मिल रहा है। क्या मिल रहा है, थोड़ा सा ही समय मिल रहा है, लेकिन कम समय होने के कारण क्या होगा कि 10 लोग चिल्लाने लगेंगे कि मुझे जल्दी से दीजिए, मुझे जल्दी से दीजिए। इससे क्या होगा, इससे मांग का प्रभाव जो होगा वह पूर्ति से अधिक हो जाएगा। ठीक है, मांग जो है ज्यादा हो जाएगा और पूर्ति जो है कम हो जाएगी। ठीक है, आप अकेले रहेंगे कितना जल्दी जल्दी 10 लोग को देंगे, नहीं दे पाएंगे। यही होता है, क्या होता है, शॉर्ट टर्म मार्केट। अल्पकालीन बाजार में पूर्ति को मांग के अनुसार संतुलित करने का थोड़ा समय मिलता है, मतलब मांग जो रहेगा उसके अनुसार पूर्ति को थोड़ा सा अल्पकालीन बाजार में पूर्ति को मांग के अनुसार संतुलित करने का थोड़ा सा ही समय मिलता है। ठीक है, लेकिन कम समय होने के कारण मांग का प्रभाव जो होता है वो पूर्ति से अधिक हो जाता है, क्योंकि मांग जो है जल्दी जल्दी सब लोग मांग लेंगे, लेकिन आपको पूर्ति करना तो थोड़ा सा समय तो लगेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है FCI, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम पूछता है, इस बार भी आपके एग्जाम पूछेगा FCI। ठीक है, FCI इसका पूरा नाम होता है फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो FCI की स्थापना सन 1965 ईस्वी में खाद्य निगम अधिनियम के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, FCI के बारे में बताइए, FCI का क्या उद्देश्य है, क्वेश्चन पूरा इस प्रकार रहेगा। ठीक है, तो FCI की स्थापना सन 1965 ईस्वी में खाद्य निगम अधिनियम के तहत हुई थी। किस अधिनियम के तहत हुई थी, खाद्य निगम अधिनियम के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, कहां पर इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली में। FCI का पूरा नाम फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया है। FCI का पूरा नाम क्या है, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत में एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम, भारत में क्या है, यह एक सरकारी स्वामित्व वाला नियम है जो पूरे देश में खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण के लिए जिम्मेदार होता है। आप लोगों को यदि FCI दे दिया 1 नंबर में, तो आप लोग लिखेंगे कि FCI जो होता है यह पूरे देश में खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण के लिए जिम्मेदार होता है। FCI का पूरा नाम होता है फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो FCI क्या होता है, FCI पूरे देश में खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण के लिए जिम्मेदार होता है। FCI पूरे भारत में 5 जोनल कार्यालयों और 24 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संचालित होता है। इसका मतलब समझिएगा, FCI जो है फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, यह पूरे भारत में 5 जोनल कार्यालयों और 24 क्षेत्रीय कार्यालयों के मध्य संचालित होता है। मतलब 5 जोनल कार्यालय हैं और 24 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, कार्यालय हैं। ठीक है, इनके माध्यम से संचालित होता है और यह खरीद केंद्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद करता है। ठीक है, यह जो खरीद केंद्र होते हैं उनके नेटवर्क के माध्यम से
खाद्यान्न की खरीद करता है। फिर खाद्यान्न को एफसीआई द्वारा प्रबंधित गोदामों में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, प्रबंधित गोदामों में क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और गोदाम और राज्य सरकार की एजेंसियों और सहकारी समितियों के नेटवर्क के माध्यम से वितरित किया जाता है। ठीक है, किसके माध्यम से वितरित किया जाता है, तो जो सहकारी समिति है उनके माध्यम से क्या किया जाता है वितरित। जैसे आप लोगों को राशन मिलता है ना, 5 केजी राशन, एक एजेंट पर 5 केजी राशन आज के समय मिल रहा है, तो यह क्या है, यही इसी की बात हो रही है। यहाँ पर कोई भूख से न मर पाए, इसके लिए एफसीआई की शुरुआत की गई थी। एफसीआई की शुरुआत इसीलिए की गई थी क्योंकि कोई भी आम आदमी हो, छोटा छोटा किसान हो, भूख से न मर पाए। ठीक है, तो इसको किसके माध्यम से बांटा जाता है, तो यह एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद की जाती है। फिर खाद्यान्न को एफसीआई द्वारा प्रबंधित गोदामों में संग्रहित किया जाता है और राज्य सरकार की एजेंसियों और सहकारी समितियों के नेटवर्क के माध्यम से इसको वितरित किया जाता है। ठीक है, एफसीआई का मुख्य कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य के लिए खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल और अनाज की खरीद, भंडारण और वितरण करके भारत में खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य देखेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य देखेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं एफसीआई का उद्देश्य। तो भारत में खाद्यान्न की उपलब्धता समान बनाए रखने के लिए यह एफसीआई द्वारा उठाए जाने वाले कई महत्वपूर्ण कदमों पर निर्भर करता है। तो आइए हम लोग एफसीआई के मुख्य उद्देश्य के बारे में जानते हैं। तो एफसीआई उपभोक्ताओं को विश्वसनीय मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए बाजार मूल्य को विनियमित करने का वचन देता है। ठीक है, एफसीआई क्या करता है, उपभोक्ताओं को विश्वसनीय मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए बाजार मूल्य को विनियमित करने का वचन देता है। अगला पॉइंट है किसानों के लाभ के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन अभियान चलाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला पॉइंट है यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न के स्तर और स्टॉक के स्तर को बनाए रखने का काम करता है। अगला पॉइंट है मूल्य स्थिरीकरण के लिए बाजार का हस्तक्षेप करता है। अगला पॉइंट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए देश भर में खाद्यान्न की आवाजाही करता है। और अगला पॉइंट है सार्वजनिक वितरण दुकान पीडीएस के माध्यम से विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न सुलभ कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो मैंने बताया आप लोगों को कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है एफसीआई का। जो देखिए क्वेश्चन जो एफसीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार फिर से पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए चलते आगे। अगला क्वेश्चन है बाजार किसे कहते हैं। ठीक है, अगला 6वां क्वेश्चन है बाजार किसे कहते हैं। तो मैं छोटा सा इसलिए इसको मैं नहीं लिखा, ठीक है, लिखा था लेकिन वो शायद अभी से हट गया होगा, थोड़ा सा किसी टेक्निकल इशू कर। तो बाजार क्या होता है, तो बाजार ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है। ठीक है, जहां पर किसी वस्तु का क्रय और विक्रय होता है उसी को बाजार कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप कोई सामान लेने जाते हैं दुकान पे, तो वहां पे क्या करते हैं, आप क्रय करते हैं, फिर उसके बाद वहां जहां पर क्रय होगा वहां पर विक्रय भी हो जाएगा। सबसे पहली बात, बड़ी बात यह है कि क्रय और विक्रय दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां पर क्रय होगा वहां पर विक्रय भी होगा, क्योंकि आप किसी वस्तु का क्रय करेंगे तो वह दोने वाला वस्तु क्या करेगा, उसका विक्रय करेगा। ठीक है, तो बाजार ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एसडब्ल्यूसी क्या है। ठीक है, एसडब्ल्यूसी का मतलब है स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, जिसे बोला जाता है राज्य स्तरीय या राज्य वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को बोला जाता है राज्य स्तरीय भंडारण निगम। ठीक है, राज्य स्तरीय भंडारण निगम इसको बोला जाता है। तो विभिन्न संघ के विभिन्न राज्यों में अलग अलग वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना किया गया। ठीक है, भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में अलग अलग वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को भी स्थापित किया गया था। पहला गोडाउन जो है 1956 ईस्वी में बिहार में स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर मार्च 2001 के अंत में, देखिए पहला जो गोडाउन है वह 1956 ईस्वी में बिहार में लागू किया गया। उसके बाद सन 2001 के अंत में राज्य में भंडारण निगम जो है 131.38 लाख टन से अधिक की कुल क्षमता वाला 1440 गोदाम का निर्माण हो गया था। ठीक है, 1956 में पहला गोदाम बिहार में स्थापित हुआ। उसके बाद 2001 के अंत में, मार्च के 2001 के अंत में 1440 गोदाम थे जिनका निर्माण हो गया था। ठीक है, राज्य भंडारण निगमों के संचालन का क्षेत्र जिला महत्व के केंद्र का है। ठीक है, मतलब यह है कि इसको जिला जो है वह वितरित करता है। जैसे राशन आपका आता है तो यह जिला से वितरित होता है। ठीक है, पहले केंद्र पे जाता है, केंद्र से राज्य पे आएगा, राज्य से आपके जिला पे आएगा, जिला से ब्लॉक, ब्लॉक से आपके यहाँ आता है। ठीक है, या जिला से डायरेक्ट आपके यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो राज्य भंडारण निगमों की कुल शेयर पूंजी का योगदान संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा समान रूप से किया जाता है। तो यह था आप लोगों का एसडब्ल्यूसी, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्यापार। व्यापार मतलब ट्रेड। ट्रेड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था के सामानों का स्वामित्व
का अंतरण, किसी व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था के सामानों के स्वामित्व का अंतरण ही व्यापार कहलाता है। स्वामित्व का अंतरण मतलब समझिए क्या होता है। आपने, मैं पेन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो पेन से ही समझाऊंगा। आप 5 रुपए की पेन किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, वह व्यक्ति क्या कर रहा है, उस व्यक्ति पेन को खरीद रहा है, आपको उसके बदले में मूल्य दे रहा है, तो आपके पेन का वह मालिक हो गया, तो उसके मालिक में क्या हो गया, अंतर हो गया। यही होता है स्वामित्व का अंतरण, मतलब इस पेन का स्वामी अब कौन हो गया, जिसने आपको पैसा दिया हुआ हो गया, ठीक है। तो इस स्वामित्व के अंतरण के बदले आपको सामान, सेवा या मुद्रा दिया जाता है, ठीक है। तो यही होता है व्यापार, ठीक है। किसी व्यक्ति या संस्था के दूसरे व्यक्ति या संस्था के सामानों का स्वामित्व अंतरण ही व्यापार कहलाता है। स्वामित्व का अंतरण सामान, सेवा अथवा मुद्रा के बदले किया जाता है। जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, यह 2 प्रकार का, एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। दोनों के बारे में देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं इंटरनल ट्रेड या आंतरिक बाजार। तो आंतरिक बाजार को गृह व्यापार के रूप में जाना जाता है। यह किसी देश की राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं के भीतर आयोजित किया जाता है, ठीक है। आंतरिक बाजार होता है, आंतरिक बाजार जो होता है वह कृषि गृह व्यापार के रूप में जाना जाता है। यह किसी देश की राजनीति और भौगोलिक सीमाओं के भीतर आयोजित किया जाता है। यह स्थानीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। इसलिए दिल्ली, मुंबई आदि व्यापारियों के बीच किए गए व्यापार को गृह व्यापार कहा जाता है। आंतरिक व्यापार के आगे 2 समूहों में विकसित किया जाता है, ठीक है। आंतरिक व्यापार को 2 समूहों में विकसित किया जाता है। एक होता है थोक व्यापार, होलसेल ट्रेड, और एक होता है आप लोगों का रिटेल ट्रेड। तो दोनों को देखेंगे। होलसेल ट्रेड क्या होता है, तो इसमें उत्पादकों या निर्माताओं से बड़ी मात्रा में खरीदारी करना और खुदरा विक्रेताओं को उपभोक्ता को पुनर्विक्रय के लिए बहुत अधिक मात्रा में बेचना शामिल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो उत्पादक होते हैं या निर्माता होते हैं उनमें बड़ी मात्रा में खरीदारी करना और खुदरा विक्रेताओं को उपभोक्ता को पुनर्विक्रय के लिए अधिक मात्रा में बेचना शामिल होता है। थोक व्यापारी होता है, निर्माता को खुदरा विक्रेता के बीच एक कड़ी होती है, ठीक है। थोक व्यापारी निर्माता और खुदरा विक्रेता के बीच एक कड़ी होती है। एक थोक व्यापारी निर्माताओं के साथ साथ खुदरा विक्रेताओं दोनों पर निर्भर होने के बाद से प्रमुख स्थान रखता है। थोक व्यापारी निर्माता और खुदरा विक्रेताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। थोक व्यापारी जो होता है वह निर्माता और खुदरा विक्रेताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। आगे देखेंगे खुदरा व्यापार। तो खुदरा व्यापार क्या होता है, तो इसमें थोक विक्रेताओं से छोटे लाट में खरीदना और निजी उपयोग के लिए उपभोग में उपभोक्ताओं को कम मात्रा में बेचना शामिल होता है, ठीक है। देखिए पहले क्या होगा कि व्यापार के लिए आप खरीदेंगे बहुत बड़ी मात्रा में, उसके बाद छोटी छोटी मात्रा में सबको बेचेंगे। तो ये जो खुदरा व्यापार होगा इसमें छोटी छोटी मात्रा में खरीद कर बेचा जाता है, ठीक है। इसमें थोक विक्रेताओं से छोटे लाट में खरीदने और निजी उपयोग के लिए उपभोक्ताओं को बहुत कम मात्रा में बेचना शामिल होता है। रिटेलर वितरण की श्रृंखला की अंतिम कड़ी होती है। यह थोक विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के बीच की एक कड़ी स्थापित करता है। छोटे और साथ ही बड़े खुदरा विक्रेताओं के विभिन्न प्रकार होते हैं। छोटे पैमाने खुदरा विक्रेताओं से विक्रेताओं फेरी वाले, पेडलर, सामान दुकान आदि शामिल होते हैं। जैसे फेरी वाला आपके गाँव में आता है, बेचता है, वह छोटी मात्रा में सामान को लेता है और आपको बेचता है। तो यह क्या हो गया, यह रिटेल ट्रेड हो गया, खुदरा व्यापार हो गया, ठीक है। कोई बहुत बड़ी मात्रा में आपको खरीद कर लाता है और आपको थोड़ा कम मात्रा में बेचता है कुछ लाभ रख कर, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं होलसेल ट्रेड। चलिए आगे देखते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, बाहरी व्यापार। तो बाहरी व्यापार को विदेशी व्यापार भी कहा जाता है। यह 2 या 2 से अधिक देशों के बीच खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए यदि मी एम एक्स जो मुंबई का एक व्यापारी है तो अपना माल न्यूयॉर्क के मिस्टर दूसरे व्यापारी को बेचता है, तो यह विदेशी व्यापार का एक उदाहरण कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अपनी किसी प्रोडक्ट को अमेरिका में जाकर बेचूंगा तो यह क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल ट्रेड कहलाएगा, बाहरी व्यापार कहलाएगा। बाहरी व्यापार जो होता है इसको भी 3 समूहों में बांटा गया है। पहला है एक्सपोर्ट ट्रेड, दूसरा इंपोर्ट ट्रेड, तीसरा है इंटरपोर्ट ट्रेड। तो एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब कोई देश का व्यापारी अपनी माल को दूसरे देश में स्थित व्यापारी को बेचता है तो उसे निर्यात व्यापार या एक्सपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत का एक व्यापारी अपना माल चीन में स्थित एक व्यापारी को बेचता है तो इसको बोलेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड। और इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब स्वदेश में से कोई व्यापारी दूसरे देश में स्थित व्यापारी से माल प्राप्त करता है या खरीदता है तो उसे आयात व्यापार कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण दिया गया है कि भारत के एक व्यापारी चीन में स्थित एक व्यापारी से माल खरीदता है। जैसे हम जो है अमेरिका से कोई चीज खरीदेंगे तो वह कहलाएगा इंपोर्ट, और हम यहाँ से दूसरे देश में भेजेंगे तो वह कहलाएगा एक्सपोर्ट। अगला इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट क्या होता है, तो जब किसी देश से माल आयात किया जाता है और फिर कुछ प्रसंस्करण करने के बाद फिर से निर्यात किया जाता है तो इसे इंटरपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने अमेरिका से कोई सामान मंगाया, यहाँ पे मैं उसमें कुछ प्रोसेसिंग करूंगा, मैं उसमें कुछ बदलाव करूंगा, उसके बाद फिर से उसको दूसरे देश में बेच दूंगा तो यह कहलाएगा इंटरपोर्ट, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया संक्षेप में, इसे संसाधित आयातित वस्तुओं के पुनर्निर्यात के रूप में भी कहा जाता है। जैसे एक भारतीय व्यापारी एक जापानी व्यापारी से कुछ कच्चा माल
या स्पेयर पार्ट्स खरीदता है, फिर उसे असेंबल करता है अर्थात तैयार माल में परिवर्तित करता है और फिर एक अमेरिकी व्यापारी को फिर से निर्यात कर देता है, तो उसको बोला जाता है इंटरपोर्ट। जैसे मैंने अमेरिका से साइकिल के पार्ट बनाया, साइकिल के अलग अलग पार्ट मंगाए, उसके बाद साइकिल को बनाया, बनाने के बाद साइकिल को चाइना में बेच दिया, तो ये कहलाएगा इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, तो यही था आप लोगों का 10 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग को बताया। उम्मीद करते हैं 10 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।